ओके। तो आज का टॉपिक है एआई चैटबॉट। तो एआई चैटबॉट जो है बहुत पहले से निकला हुआ है मार्केट में। कई वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो मे आई हेल्प यू करके एक असिस्टेंट टाइप का एक पॉपअप खुलता है। एक्चुअली में वही एआई चैटबॉट है, लेकिन पहले जो एआई चैटबॉट था, आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, उसमें और अभी जो लेटेस्ट आ रहा है इसमें अंतर है। अभी जो है एलएलएम वगैरह जो है काफी मॉडिफाई हो चुके हैं। एआई जो है काफी लेटेस्ट वर्जन में मार्केट में आ चुका है। तो अभी जो एआई चैटबॉट है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है। तो हम एक्चुअली में एआई चैटबॉट जो एंटरप्राइज ग्रेड का होता है वो क्या होता है और कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर हम अभी जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि एआई चैटबॉट अगर किसी को बनाने की इच्छा होती है या लर्न करने की इच्छा होती है तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि इसका ऐसा प्रॉपर वीडियोज अवेलेबल नहीं है जो उस क्वालिटी का एआई चैटबॉट बनाना बता दे, या ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है उसके फ्रेंड सर्कल से या किसी सीनियर से गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है जो पहली बार इसको बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो है डिटेल बाय डिटेल सारा चीज मिलेगा, और ये पूरा सेशन करने के बाद जो इसको अटेंड कर रहा है वो खुद का एआई चैटबॉट भी बना सकते हैं। तो एआई चैटबॉट जो है एक्चुअली में क्या चीज है, ये एक असिस्टेंट है। तो असिस्टेंट वो भी कैसा असिस्टेंट है, ऑटोमेटेड काम करने वाला और 24/7 वर्क करने वाला। जैसे मान लो कोई कंपनी होती है तो वो क्या करती है कि कस्टम केयर रखती है, सपोर्ट टीम रखती है। इनका काम क्या होता है कि अगर किसी कस्टमर का कोई क्यूरी आता है, कोई फोन करके कुछ कंप्लेंट बताता है या कुछ उससे काम नहीं हो पा रहा है, तो वो उसको गाइड करते, उसको हेल्प करते। और आजकल क्या होता था कि डाटा सेंटर में या फिर आपका जो कॉल सेंटर जिसको बोलते हैं, कॉल सेंटर में डे नाइट शिफ्ट रहती है, नाइट शिफ्ट भी रहती है ताकि एनी टाइम अवेलेबल रहे। लेकिन उसको और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए ये जो एआई यूज किया गया, ये वैसे भी 24/7 होता है, और इससे भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे उसका वो जवाब देगा। तो एआई एक्चुअली में क्या चीज है, एक असिस्टेंट है। और ये किसके साथ जुड़ता है, वेबसाइट के द्वारा। तो जो वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी में, उसमें हम एआई चैटबॉट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली में एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका यूज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इसका यूज किया जाता है। और ये कन्वर्सेशन करता है, यानी किसी व्यक्ति से ये बात करता है। आप इसको जो है टेक्स्ट के फॉर्म में भी इससे बात कर सकते हो और डायरेक्ट बोल के भी इससे काम करवा सकते हो। टेक्स्ट और वॉइस दोनों को ये रिकॉग्नाइज करता है। तो जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसका क्या करेगा, ये आंसर देगा, आपको इंफॉर्मेशन देगा, आपकी हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से, एक प्रकार से जैसे आप किसी ह्यूमन से कम्युनिकेशन कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, ऐसा ही आपको फील होगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूछोगे वो जवाब देगा, आप इसको दूसरा क्वेश्चन पूछोगे फिर जवाब देगा। करेक्ट। तो आप ऑडियो के द्वारा भी कर सकते हो और टाइप करके टेक्स्ट के द्वारा भी उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो या अपनी क्यूरी जो है उसको दे सकते हो। तो एआई चैटबॉट एक प्रकार का असिस्टेंट होता है। ये एक प्रोग्राम ही होता है जो वेब एप्लीकेशन के साथ जुड़ा रहता है। तो जब वेब एप्लीकेशन को ओपन करते उसके साथ हमें एआई असिस्टेंट आपको दिखाई देता है, और जिसको हम क्लिक करके और उसमें कोई प्रॉम्प्ट वगैरह या क्यूरी डाल के हम जो है रिस्पॉन्स को ले सकते हैं। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आगे जाते हैं हम, हाउ एन एआई चैटबॉट वर्क्स। एक्चुअली में ये कैसे काम करता है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है यूजर इनपुट। तो ये अपने आप काम नहीं करेगा, आपको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा। आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई क्यूरी उसको दे सकते हो, प्रॉम्प्ट उसमें डाल सकते हो, राइट। ऑडियो फॉर्मेट में भी दे सकते हो या फिर आप टाइप करके टेक्स्ट फॉर्मेट में दे सकते हो। दूसरा है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं एनएलपी। एनएलपी क्या चीज है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे ये क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि जैसे इसके पहले हम जब प्रोग्रामिंग लिखते थे या पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट में भी काम करते थे, बेसिक लैंग्वेज था, बाद में कोबोल आया, सी आया, C++ आया, अभी हम डॉट नेट में C# में काम करते हैं या कुछ लोग जावा में काम करते हैं। तो हम उसमें भी अपने इंस्ट्रक्शन देते, बट वो स्टेटमेंट के फॉर्म में देते। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करते हो तो आप इंस्ट्रक्शन कमांड के फॉर्म में देते हो, तो आपको टाइप करके देना होता है। तो कमांड जो होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं एक्चुअली में वो रिजर्व कीवर्ड होते हैं। उसमें जो आप टाइप कर रहे हो ना वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए सी में आप प्रिंटफ कमांड देते हो, तो प्रिंटफ का मतलब होता है कि उसको डाटा को प्रिंट करना है, दिखाना है उसको। तो वो प्रिंटफ को इंग्लिश का वर्ड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे
सब शब्द होते हैं जो एक्चुअली में इंग्लिश के बराबर नहीं होते, बट लेकिन उसको सीखना पड़ता है। वो कमांड या स्टेटमेंट कहलाता है, जिससे हम इंस्ट्रक्शन पहुंचाते हैं। लेकिन एनएलपी क्या होता है? एनएलपी जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। यानी ये जो है आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की क्षमता रखता है। आप अगर इंग्लिश में टाइप करोगे तो भी समझ जाएगा। आप तेलुगु में, मराठी में, कोई भी लैंग्वेज में उसको अगर इंस्ट्रक्शन दोगे तो भी आपको वो रिजल्ट दे देगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट भी उसी लैंग्वेज में मिले, तो वो उसी लैंग्वेज में देगा। यानी कि लैंग्वेज का इसको कोई इश्यूज नहीं होता है। करेक्ट, क्योंकि इसके पीछे जो सर्विस लगी होती है, वो सर्विस ऐसी है जो किसी भी लैंग्वेज को आसानी से ट्रांसलेट कर लेती है। राइट, तो कोई भी लैंग्वेज में डाटा जाएगा, इवन वॉइस में भी आप डाटा दोगे तो वो अंदर जा करके कन्वर्ट टेक्स्ट में ही हो जाता है, और उसके बाद वो फिर एलएलएम तक जाता है। ये इसका सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड में आप देखोगे प्रोसेसिंग एंड रीजनिंग। तो एआई एनालाइज द इंटेंट एंड सर्च इट नॉलेज एंड ट्रेन मॉडल फॉर द बेस्ट रिस्पॉन्स। इंटेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई कमांड प्रॉम्प्ट या क्यूरी लिख करके एंटर करते हैं, तो एआई सबसे पहले इंटेंट देखता है। वो ये ढूंढने की कोशिश करता है कि जो सामने वाला क्वेश्चन डाला है या प्रॉम्प्ट डाला है, उसका क्या मतलब है, क्या करना चाहता है, और वो क्या काम करवाना चाहता है। तो वो समझने के बाद उसको प्रॉपर उस एलएलएम को भेज देता रिक्वेस्ट कि भाई इसको रिस्पॉन्स दो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एआई चैटबॉट के पीछे मल्टीपल एजेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा चैटबॉट, तो चैटबॉट जो है उसके पीछे जब प्रॉम्प्ट डालते हैं, तो वो इंटेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद पीछे बहुत सारे मॉडल है। अगर आपने उसको इमेज जनरेट करने बोला है, तो वो देख लेगा कि अच्छा आपको एक नया इमेज चाहिए, तो वो उस एलएलएम को कॉल मार देगा जो उसमें एक्सपर्ट है इमेज को जनरेट करने में, जनरेटिव एआई। ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि कोई वीडियो बनाना है, तो वो पीछे इंटेंट पता कर लेगा कि इसका इंटेंट वीडियो बनाना है, तो वो उस एलएलएम को काम देगा। तो पीछे मल्टीपल एलएलएम होते हैं। तो एआई चैटबॉट भी अगर बना रहे, कोई स्पेसिफिक रीजन है, तो आप एक से ज्यादा एलएलएम को कॉल कर सकते हो बैकएंड में। लेकिन जो आपका ये जो काम रहेगा इंटेंट का, ये सबसे पहला काम है। देन उसके बाद है सर्च। तो ये सर्च है जिसको हम एक्चुअली बोलते हैं वेक्टर सर्च। तो ये मैं अभी आगे बताऊंगा कि वेक्टर सर्च होता क्या है, और ये बहुत जरूरी है इसको लगाना एआई चैटबॉट में। चौथा है इसमें रिस्पॉन्स जनरेशन। तो जब ये आपका डाटा चला गया, इंटेंट भी पता चल गया, सर्च भी हो गया, तो लास्ट में आपका क्या होता है, रिस्पॉन्स को जनरेट होता है। और रिस्पॉन्स जनरेट होने के कारण बाद फिर आपको जो है आउटपुट मिलता है। जो आपको आउटपुट मिलता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी मिल सकता है। अगर आप चाहे, जैसे आपने ऑडियो के फॉर्म में आप इनपुट दे रहे हो, आप चाहते हो कि ऑडियो के फॉर्मेट में आपने स्पीकर लगा के रखा है, तो आपको वो वॉइस भी बताएगा। तो ये एक प्रकार का एआई असिस्टेंट है। इसको हम डिजाइन करते हैं, और डिजाइन पीछे करने के पीछे मकसद होता है कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो कंपनी है जिन्होंने वेबसाइट बनाई है, वेब एप्लीकेशन बनाया है, तो अगर किसी व्यक्ति को कोई क्वेश्चन है, तो वो डायरेक्ट इससे पूछ सकता है और उसको डाटा मिल जाएगा। उसको किसी व्यक्ति को कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो किसी कंपनी में एआई असिस्टेंट एम्प्लॉय के लिए भी लगा हुआ है, तो अगर एम्प्लॉय को ये पूछना है कि मेरे लीव कितनी बैलेंस है, तो वो तुरंत बता देगा कि आपकी लीव इतनी बैलेंस है। अगर वो ये बोलेगा कि मेरा करंट वीक में कितना लीव मैंने यूज कर लिया, तो तुरंत बता देगा कि तुमने कितना लीव यूज किया हुआ है। तो ये काम जो पहले हम एचआर से पूछते थे, वो अभी हमें जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ से भी अपना जो है काम कर सकते हैं। तो ये जो फायदा हमको मिल रहा है, और काफी ज्यादा फायदे होते हैं, बहुत सारे प्रकार के एआई चैटबॉट बनाते हैं, उसका मीनिंग अलग अलग भी होता है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर में जो होता है उसके काम अलग हो जाते हैं। अगर मान लो जैसे कि आपका ऑनलाइन शॉपिंग का वेबसाइट है, उसमें अगर चैटबॉट है तो उसके काम डिफरेंट होंगे। तो अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग काम हो सकते हैं एआई चैटबॉट के द्वारा। लेकिन इसका मेन काम क्या है, असिस्टेंट, यानी कि असिस्ट करना, लोगों को सर्विस देना, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको जवाब देना। तो जैसे कि चैट जीपीटी, इसमें जैसे मान लो एआई चैटबॉट का एग्जांपल है, लेकिन ये कैसा एग्जांपल है, मल्टी मॉडल, यानी पीछे मल्टीपल एलएलएम मॉडल लगे हुए। तो आपका जो प्रॉम्प्ट है उसका इंटेंट पता करने के बाद उस मॉडल को भेज देता है। गूगल असिस्टेंट क्या करता है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट इसको बोलते हैं गूगल का। तो आप लोग देखे होंगे गूगल असिस्टेंट के लिए माइक का बटन दबा दो और आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो, और माइक को छोड़ दो, तुरंत वो उसका जवाब देगा। जैसे अमेजन अलेक्सा, तो अमेजन अलेक्सा का डिवाइस होता है ना, अपन घर में टीवी वगैरह कनेक्ट करते हैं, एसी वगैरह सब कनेक्ट कर देते हैं वाईफाई के द्वारा। तो आप अलेक्सा को नॉर्मल बोलते हैं, हे अलेक्सा काइंडली
टर्न ऑन द टेलीविजन, तो तुरंत टीवी आपका अपने आप ऑन हो जाता है। तो ये क्या है, ये भी एआई सर्विस है। तो एआई सर्विस के द्वारा ही ये सब ऑपरेट हो पा रहा है। फिर माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, तो ये जो को पायलट है क्या, ये भी एआई सर्विस है। चैटबॉट ओपन होता है, आप उससे काम क्या काम करते हो, कोडिंग कराते हो। आप उसको बोलोगे मेरे को कोडिंग करके दो, आप बोलोगे मेरे बग को रिजॉल्व करो, तो वो क्या रिजॉल्व करके देगा। तो ये सारे चीज जो है एआई चैटबॉट के अंदर ही आते हैं, जिसके अलग अलग काम होते हैं। अब इसके कॉमन यूज केस देख लेते हैं एक बार। जैसे कस्टम सपोर्ट ऑन वेबसाइट, ये इसका पहला और सबसे पावरफुल यूज है। यानी किसी भी वेबसाइट में या वेब एप्लीकेशन में अगर एआई चैटबॉट है, तो वो क्या कर रहा है, कस्टमर सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। या जो कस्टमर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, वो उसको यूज करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे मान लो कि ऑनलाइन शॉपिंग किसी ने किया है, वो एआई चैटबॉट को बोलेगा कि मैंने अभी कौन सा शॉपिंग किया है, या मेरा कौन सा प्रोसेस में ऑर्डर, तो वो तुरंत बताएगा कि आपने ये ऑर्डर दिया था, ये प्रोसेस में। आप बोलोगे ये कब तक मुझे मिल जाएगा, तो बताएगा कि इसकी संभावना आपको 25 तारीख तक आपके घर में पहुंच जाएगा। तो ऐसे जो भी आप पूछना चाहे वो फटाफट बताते चले जाएगा। तो आपको कस्टम केयर को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, वो काम अब जो है एआई चैटबॉट आसानी से कर लेता है। सेकंड, इसमें आंसर एफएक्यू ऑटोमेटिकली। अब देखो, एफएक्यू क्या होता है, ये आप लोग अगर सुने होंगे सॉफ्टवेयर फील्ड में, अगर नहीं सुने होंगे तो फिर मैं इसको बता देता हूँ। उसका फुल फॉर्म होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, ये होता क्या चीज है कि जैसे मान लो कि कोई बिजनेस आपने चालू किया, और आपने एक वेबसाइट बना दिया, और आपका काम स्टार्ट हो गया। लेकिन बहुत सारे कस्टमर जो है, वो आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ बिजनेस के बारे में, कुछ कंपनी के बारे में, कुछ उसके खुद के बारे में। तो क्या होता है कि जब ये जो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे कि मान लो 10,000 क्वेश्चन है, तो 10,000 क्वेश्चन बन सकते हैं या आ चुके हैं, उसमें से 1,000 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली वो पूछे जा रहे हैं। फ्रिक्वेंटली का मतलब है कई लोगों द्वारा बार बार सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो जनरली पूछे ही जाते हैं लोगों के द्वारा, तो इसके क्वेश्चन और आंसर बना करके हम क्या करते, ट्रेंड कर देते। कहाँ ट्रेंड कर देते, वेक्टर डीबी में। तो वेक्टर डीबी को जब ट्रेन कर देते हैं एफएक्यू के द्वारा, तो अगली बार जब एआई चैटबॉट से कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उसका उसको जवाब बहुत ही एक्यूरेट मिल जाता है। तो एफएक्यू आप समझ गए कि ऐसे क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन जो बार बार पूछा जा रहा है। और एआई चैटबॉट क्या काम करता है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर डीबी में एक बार इसको ट्रेनिंग दे देते हैं एम्बेडिंग एम्बेडिंग फॉर्मेट में। और उसके बाद जब दोबारा कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो उसका जवाब इसको ज्यादा एक्यूरेट मिल जाएगा, क्योंकि वेक्टर सर्च से उसको काफी 90%, 95% या 100% भी डाटा मिल जाता है। बट वेरिफिकेशन के लिए एलएलएम के पास भेजना ही पड़ता है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आता है आपका पर्सनल असिस्टेंट ऑन फोन। तो फोन में भी आप लोग देखे होंगे कि आप गूगल असिस्टेंट यूज करते हो फोन में बहुत ज्यादा। जो लोग करते होंगे तो उनको पता होगा कि कैसे हम उसका क्या क्या काम कर सकते हैं। फिर जैसे लर्निंग है ट्यूटोरियल, तो अगर आपको कोई नई टेक्नोलॉजी लर्न करना है, ट्यूटोरियल वगैरह क्रिएट करना है, तो भी आप एआई चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑटोमेटिंग बिजनेस टास्क, तो कई ऐसे बिजनेस के काम हैं जो अपने आप आपको बना करके दे देता है। जो आपको मैनुअल बनाने में बहुत समय लगता है, बड़ी आसानी से बना दे। डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकता है, प्रेजेंटेशन बना सकता है, इमेज बना के दे सकता है, एडिटिंग वगैरह करके आपके बहुत सारे जो बिजनेस के वर्क है वो कर सकता है। तो ये सब इसके कॉमन यूज केस है। यूज केस बहुत सारे, बट कॉमन एक यहाँ पर बताया गया ताकि आइडिया लगे कि एआई चैटबॉट क्या होता है और किस प्रकार से यूज हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, व्हाट इज एआई मॉडल इंटीग्रेशन। तो एआई मॉडल इंटीग्रेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग ट्रेंड एआई मॉडल टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यानी कि ट्रेंड एआई मॉडल, ट्रेंड एआई मॉडल का मतलब ये होता है कि जिसकी एक्यूरेसी होती है, जो हमारे प्रॉम्प्ट को जवाब दे सकता है, या लगभग सभी प्रॉम्प्ट के जवाब देता है बहुत अच्छी तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेंड मॉडल। अगर ट्रेंड मॉडल नहीं होगा, तो फिर हम उसको डायरेक्ट एआई चैटबॉट में यूज नहीं कर पाएंगे। हमें उसे पहले ट्रेन करना पड़ेगा कुछ लेवल तक, कुछ परसेंट तक। जब आपको लगेगा कि मैं 50% ट्रेन कर चुका हूँ, देन उसके बाद एआई चैटबॉट में इसको
यूज करेंगे, बट उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यूस चालू रहेगी। अगर आप 100% ट्रेन मॉडल ले लेते हो, तो फिर आप एआई चैटबॉट में डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड बोल रहा है कि अलाउज एप्लीकेशन टू मेक प्रिडिक्शन और ऑटोमेट डिसीजन। तो ये क्या काम करता है, प्रोडक्शन का भी काम करता है। जैसे आज मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि मैंने जो यूट्यूब का चैनल बनाया है, अ, ये कब तक इसमें सब्सक्राइबर जो है 1000 हो सकते हैं, और कब तक मुझे जो लेवल चाहिए एज ए प्रोफेशनल मिल सकता है। तो उसने अभी का स्टेटस को पूरा चेक किया, डाटा वगैरह मैंने दे दिया, एनालिटिक डाटा मैंने दे दिया, और उसने बताया कि अगले 6 महीने में आप उस लेवल को अचीव कर सकते हो अगर आप कंटिन्यूस इसी प्रकार से एफर्ट लगाते हो। तो ये भी मेरे को काफी अच्छा इसमें मिला। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। यूज इन वेब ऐप, मोबाइल ऐप, एंटरप्राइज सिस्टम एंड आईओटी डिवाइसेस। तो एआई चैटबॉट का इस्तेमाल वेब ऐप में हो रहा है। वेब ऐप में मैं बताया ना, असिस्टेंट टाइप का आपको एक पॉपअप खुल के आता है राइट साइड में, और आप उसमें कोई भी क्वेश्चन वगैरह टाइप कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में इस्तेमाल होता है, मोबाइल ऐप में भी इसके एप्लीकेशन आते हैं, जैसे चैट जीपीटी वगैरह आ गया। एंटरप्राइज सिस्टम, बड़े बड़े एप्लीकेशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और आईओटी डिवाइसेस, जो इंटरनेट इंटरनेट बेस्ड, वाईफाई बेस्ड जितने डिवाइस होते हैं ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अलेक्सा वगैरह है, वो पूरा कंट्रोल कर लेता है घर के सारे आईओटी डिवाइस को। तो आईओटी डिवाइस का मतलब क्या होता है, अगर ये वर्ड पहली बार सुन रहे, तो वो डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। जैसे आजकल जो एयर कंडीशन आ रहा है, एसी, वो भी इंटरनेट से जुड़ रहा है। टेलीविजन, वो भी वाईफाई से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो ये सबको जो है एआई कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद देखते हैं हम लास्ट वाला, ब्रिज द गैप बिटवीन एआई रिसर्च एंड रियल वर्ल्ड यूसेज। तो यानी कि एआई रिसर्च जो है और रियल वर्ल्ड यूज किए गए, इसके गैप को जो है ये जोड़ दे रहा है, मतलब ब्रिज बना दिया। तो एआई रिसर्च मतलब कॉम्प्लिकेशन पार्ट हो गया, जो पीछे एल्गोरिथम वगैरह बना रहे हैं, डाटा ट्रेन कर रहे हैं, ये सारा चीज। रियल वर्ल्ड यूजेस मतलब एक व्यक्ति नॉर्मली जो अपने काम करवाता है, वो बोलता है कि मुझे ये फोटो बना के दो, मुझे ये काम करके दो, और उसको वो चीज मिल जा रही है। तो ये हो गया रियल वर्ल्ड यूजेस हो गया। तो इन दोनों में पहले बहुत बड़ा डिफरेंस था, लेकिन अब क्या हो गया, एआई चैटबॉट आने से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, जिसको हम एलएलएम बोलते हैं, एलएलएम मॉडल। तो एआई चैटबॉट से ही पॉसिबल हो रहा है कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वहां तक जा रहा है, और आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। करेक्ट। इसके बाद आता है हमारा, वाई इंटीग्रेट एआई मॉडल। अब ये क्वेश्चन आता है कि एआई के मॉडल, जिसको एलएलएम मैं बोल रहा हूँ, ये हमें इंटीग्रेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है। इसके बहुत सारे रीजन है। पहला बोल रहा है ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसने जवाब दे दिया, फिर अगला व्यक्ति थोड़ी देर बाद वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरा व्यक्ति भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वही जवाब अगर बार बार भी देना है और तुरंत देना है, तो जो एलएलएम वो तो बहुत फास्ट दे देगा। अगर मान लो इसके बदले किसी व्यक्ति को अगर लगाएंगे, तो उसको तो पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। भले सेम क्वेश्चन है, लेकिन जितने बार पूछा जाएगा उतने बार क्या होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेट कर देता है रिपीटेटिव टास्क। अब ये तो मैं जवाब देने का बात बोला, रिपीटेटिव टास्क और क्या हो सकता है, कि जैसे मान लो कोई काम वर्कफ्लो कर रहे हैं, कि जैसे कि मान लो कि पहले कोई डिस्क्रिप्शन बना रहे, फिर उसको लेकर के इमेज क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम कर रहे हैं, उसके बाद सेम वही काम करना है, लेकिन कंटेंट हमने चेंज कर दिया। जैसे मैं अपने थंबनेल बनाता हूँ वीडियो का, तो थंबनेल मैंने एक बार बना दिया जैसा मेरे को चाहिए था। अब मैं उसको बोलता हूँ कि मेरा टॉपिक ये है और ये टेक्नोलॉजी के ऊपर है, वो तुरंत थंबनेल बना देता नया, मेरा फोटो डाल देता है, टॉपिक चेंज कर देता है, और टाइटल जो है थोड़े उसके हेडिंग्स वगैरह चेंज कर देता है। फिर तीसरे वीडियो पे भी मैं ऐसे ही यूज करता हूँ। तो ये मेरा रिपीटेटिव टास्क है। कंटेंट चेंज हो रहा है लेकिन टास्क वही है, लेकिन ये बड़ी आसानी से कर लेता है। सेकंड है इसका, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग विथ डाटा ड्रिवन इंसाइट। तो डिसीजन मेकिंग जो है इसका काफी पावरफुल है, डाटाबेस पे काम करता है, तो इसके लिए एआई चैटबॉट हम यूज करते हैं। क्योंकि एआई चैटबॉट में कैपेबिलिटी रहती है ना वो डिसीजन लेने का, तो वो उसके पास मतलब एक अपने ब्रेन जैसा काम करता है, न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर। तो वो उसके कारण क्या हो जाता है, वो डिसीजन ले पाता है बड़ी आसानी से। फिर है एनहांस यूजर एक्सपीरियंस विद द इंटेलिजेंट फीचर्स। तो इंटेलिजेंट फीचर्स का मतलब क्या होता है कि
ऐसे फीचर्स जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट वो आपको आसानी से मिल सकते हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। तो ये पॉसिबल किसके कारण हुआ? एआई चैटबॉट के कारण। जैसे कोई टेक्नोलॉजी आपको सीखना है और वो कॉम्प्लिकेटेड है या ऐसी है जो आपके पहुंच से दूर है, लेकिन आप एआई चैटबॉट का यूज करते हो और आप उस टेक्नोलॉजी के बारे में काफी जानकारी ले सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी को आप समझ सकते हो बड़ी आसानी से। इनेबल प्रिडिक्टिव एनालिटिक एंड पर्सनलाइजेशन। तो ये भी मैं बोला कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यानी कि वो आगे का भी भविष्य बता देता है कि पिछला पैटर्न को देख करके। अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो पिछले 1 महीने से या आप पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, तो ये बता सकता है कि अगले महीने उसका रिजल्ट या आउटपुट क्या हो सकता है। तो इसको प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। और पर्सनलाइजेशन का भी काम ये कर सकता है। रेड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ये सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कि जो एआई चैटबॉट काम करके दे रहा है, अगर वो मैनुअल अगर कराया जाए कि ह्यूमन से, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है। लेकिन उस कॉस्ट को रेड्यूस कर रहा है, एक तो फास्ट कर रहा है, एक्यूरेट कर रहा है, और कॉस्ट रेड्यूस करके आपको दे रहा है। तो ये सब रीजन है जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि हमें जरूरत है एआई मॉडल की इंटीग्रेट करने की एआई चैटबॉट की। फिर ये हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एआई मॉडल यूज, कि किस प्रकार के एआई मॉडल जो है यूज होते हैं एआई चैटबॉट में। जैसे पहला है मशीन लर्निंग मॉडल। ये मशीन लर्निंग जब मैंने अब स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है और जनरेटिव एआई क्या होता है। तो मशीन लर्निंग जो मॉडल था जिसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन मतलब ये मशीन लर्निंग में जब ट्रेन किया जाता है कि इस प्रकार का डाटा है तो उससे क्या करना है, दूसरे प्रकार का डाटा है तो उसे क्या करना है। तो इस प्रकार से रूल्स वगैरह डिफाइन किया जाता है। और एक बार हम रूल बना लेते हैं, आप मशीन लर्निंग में ट्रेन कर देते हो अगर मान लो, तो वो काम करना चालू कर देता है उसके हिसाब से। दूसरा है डीप लर्निंग मॉडल। डीप लर्निंग मॉडल जैसे इमेज रिकॉग्निशन, यानी कि कोई इमेज है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, या फिर किसी इमेज में से पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना है। तो ये सब सर्विस बनी रहती है। सर्विस बनी होती है मतलब उस सर्विस के पीछे एक मॉडल होता है, एलएलएम मॉडल। तो हम जनरली अगर इसको काम करेंगे तो हम डायरेक्ट एलएलएम को कॉल नहीं करते। माइक्रोसॉफ्ट में एजोर में काम कर रहे तो उसकी ओपन एआई की सर्विस अवेलेबल हो जाती है, और उस सर्विस को कॉल करने से ये हमको काम करना चालू होता है। जैसे कि स्पीच प्रोसेसिंग। तो स्पीच प्रोसेसिंग मतलब स्पीच सर्विस नाम का एक सर्विस होता है एजोर में। आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको क्रिएट करना पड़ता है, और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल अपने एआई चैटबॉट में कर सकते हो। जब एआई चैटबॉट में उसका इस्तेमाल करोगे तो आप अगर बोलोगे तो भी आपका वो इंस्ट्रक्शन को समझ जाएगा, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और आपको रिजल्ट वापस दे देगा। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी जिसको बोलते हैं, ये भी यहाँ पर होता है। और इसमें सेंटीमेंट एनालिसिस का भी काम करता है। सेंटीमेंट एनालिसिस मतलब इंटेंट को आइडेंटिफाई करता है, प्लस आपका पूरा रिव्यू करता है जितना भी आपने उसको टास्क बताया है, और उसके बाद उसमें आपको परफॉर्मेंस यानी कि आपको रिस्पॉन्स वगैरह देता है उसके हिसाब से। फिर रिकमेंडेशन सिस्टम है। रिकमेंडेशन सिस्टम भी वही होता है सेम, कि आपका जो डाटा है उस डाटा को आपको पहले एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद उसको रिकमेंडेट कर देता है। जैसे मैंने बताया था कि आपका डिफरेंट टाइप के एलएलएम मॉडल्स है, तो इंटेंट पता करने के बाद किस एलएलएम मॉडल को देना है, तो इस प्रकार की चीजें वो काम कर लेता है। कंप्यूटर विजन मॉडल। विजन मॉडल का मतलब क्या होता है? विजन सर्विस। विजन सर्विस में आपका जो है वीडियो जो है उससे कोई ऑब्जेक्ट को निकालना है, आइडेंटिफाई करना है। इमेज है, इमेज से करना है। ओसीआर बोलते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, वो एक सर्विस है। ऐसी बहुत सारी सर्विस विजन मॉडल में आती है। वो सब का इस्तेमाल भी जो है इसमें होता है। तो ये सब सर्विस एक्चुअली में हमको तब मिलती है, ये एक्चुअली में किसका काम है? ये काम है एलएलएम का, यानी कि आपके मॉडल का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। तो ये सब धीरे धीरे याद भी रखना है ना, एलएलएम में बार बार बोल रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल में ये सारी सुविधाएं होती है, और इसलिए बोलते हैं कि जो एआई मॉडल है इसका इस्तेमाल हम चैटबॉट में करते हैं ताकि हमको ये सारी सुविधाएं मिल सके।
जो मैं अभी पढ़ के बता रहा था। तो अगर कोई पूछता है कि हमें एआई मॉडल क्यों यूज करना है या हमें एलएलएम क्यों यूज करना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सुविधाएं अगर आपको चाहिए, इसलिए आपको एलएलएम मॉडल यूज करना पड़ेगा। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप अगर मान लो इंटीग्रेट अगर कर रहे हो किसी एलएलएम मॉडल को, तो आपके पास क्या तरीका हो सकता है? तो उसके लिए सबसे पहला तरीका तो आपके पास है एपीआई इंटीग्रेशन। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि जितने भी एलएलएम मॉडल्स होते हैं, वो एपीआई जैसे हम कॉल करते हैं, वैसे ही इसको कॉल करके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप पाइथन में कोडिंग कर रहे हो या सी शार्प में कर रहे हो, तो जो भी आपका तरीका है एपीआई कॉल करने का, उसके सीक्रेट की वगैरह के साथ आप उसको कॉल करोगे और उसके साथ आपको रिस्पॉन्स जो भेजना रहता है वो आप भेजोगे। तो वहां से आपको जो रिक्वेस्ट भेजनी होती है, जैसे कि सिस्टम रूल्स हो गए, आपके यूजर प्रॉम्प्ट हो गए, ये सब चीजें हम उसके साथ भेजते हैं और वहां से हमको रिस्पॉन्स आता है। तो एपीआई इंटीग्रेशन। तो एआई मॉडल एक्चुअली में क्या रहता है, होस्ट रहता है, कहाँ रहता है, सर्वर पे। अब ये एक एजोर का सर्वर में जितने भी एलएलएम है होस्ट है, और आप क्या कर रहे हो, एपीआई कॉल करके वहां तक अपनी रिक्वेस्ट को पहुंचा रहे हो। एप्लीकेशन सेंड्स रिक्वेस्ट एंड रिसीव प्रिडिक्शन। तो एप्लीकेशन जो हमारा है चैटबॉट का क्या काम कर रहा है, रिक्वेस्ट पहुंचा रहा है और वहां से रिसीव कर रहा है प्रिडिक्शन को, या फिर बोला जाए जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको रिसीव कर रहा है। फिर इसमें दूसरा चीज आ गया एम्बेडेड मॉडल। ये एम्बेडेड मॉडल क्या चीज है, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि एम्बेडेड मॉडल एक्चुअली में क्या काम करता है। तो वेक्टर डीबी को पहले समझ लेते हैं कि वेक्टर डीबी क्या है। और वेक्टर डीबी के पहले भी ये समझना पड़ेगा हमको आरएजी। आरएजी, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी कंपनी है, और हमारी कंपनी में हमने एआई चैटबॉट लगा दिया, और हमारा कोई एम्प्लॉय है, उसने उसमें प्रॉम्प्ट डाला कि आई वांट टू कंपनी लेटेस्ट पॉलिसी। अगर मान लो कि मैं उसको एलएलएम मॉडल को दे दिया, तो क्या वो 100% करेक्ट जवाब देगा? नहीं देगा। मेरी कंपनी की पॉलिसी, अभी एलएलएम को क्या पता क्या है? वो तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है और कंपनी बार बार मॉडिफाई भी करती है पॉलिसी को। तो वो पॉलिसी उससे कैसे पता चलेगा? तो फिर हम क्या करते हैं, ये आरएजी फ्रेमवर्क यूज करते हैं। जितना भी एआई चैटबॉट होगा उसमें आपको ये कंपलसरी है आरएजी फ्रेमवर्क लगाना। अब आरएजी फ्रेमवर्क जैसे आप लगाते हो, तो यहाँ पर बात आता है आपका वेक्टर डीबी। ठीक है। ये वेक्टर डीबी क्या है, कि वेक्टर डीबी के अंदर एक कॉलम होता है जिसको एम्बेडिंग कॉलम बोलते हैं, और एम्बेडिंग फॉर्मेट में यानी कि न्यूमेरिक फॉर्मेट में उसमें डाटा स्टोर होता है। डाटा क्या हो सकता है, जैसे मान लो मेरी कंपनी की जितनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, मैं सारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को चंक बना करके वेक्टर डीबी में मैं भेज दूंगा, उसको मतलब ट्रेन करने के लिए। तो मेरी कंपनी में अगर मान लो 100 प्रकार की पॉलिसी है, यानी 100 डॉक्यूमेंट्स है पॉलिसी के, मैं सब कुछ उठा करके उसको कन्वर्ट करके एम्बेडिंग फॉर्मेट में वेक्टर डीबी में स्टोर कर दिया। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति, एम्प्लॉय अगर मैसेज देता है कि मुझे मेरी कंपनी का लेटेस्ट पॉलिसी बताओ या मैं कंपनी का न्यू पॉलिसी जानना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले उसका प्रॉम्प्ट को देखेगा कि उसे न्यू पॉलिसी चाहिए। लीव पॉलिसी चाहिए तो वो वेक्टर सर्च मारेगा। तो वेक्टर सर्च में जो एम्बेडिंग फील्ड है, उसमें इतने मिली सेकंड के अंदर इतना तेजी से चेक कर लेगा कि क्या कोई लीव पॉलिसी नाम का कोई चीज या उससे मिलता जुलता कुछ है क्या। यानी एकदम एग्जैक्ट लीव पॉलिसी नहीं, उससे मिलता जुलता होगा या एग्जैक्ट लीव पॉलिसी मिल जाए, वो सारे डाटा को लेके आ जाएगा। हो सकता है कि वो लीव पॉलिसी के साथ तीन चार एक्स्ट्रा डाटा भी लेके आ जाए। अब हम क्या करते हैं कि वेक्टर डीबी से जो डाटा मिला है उसको हम कॉन्टेक्स्ट में, प्रॉम्प्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट में ऐड करके एलएलएम को कॉल कर देते हैं। अब एलएलएम के पास जो डाटा आता है जिसमें यूजर जो प्रॉम्प्ट दिया वो भी आ गया, वेक्टर सर्च होकर के जो रिजल्ट आया वो भी आ गया। उसमें हमने कुछ पैरामीटर भी डाल दिए प्रायोरिटी वाइज, और वो डाटा जाने के बाद फिर वहां से उसने रिजल्ट हमको दिया, रिस्पॉन्स दिया। अब वो रिस्पॉन्स को जब आप देखोगे, एग्जैक्ट आपकी वही न्यू पॉलिसी होगी जो कंपनी की है। लेकिन अब ये समझ में आ गया होगा कि एलएलएम तो बहुत इंटेलिजेंट है, दुनिया के बड़े बड़े एलएलएम। अब मैं अगर मान लो
GPT-5 मिनी यूज कर रहा हूँ, तो काफी बड़ा एलएलएम है, कई साल से ट्रेन किया गया, लेकिन वो मेरी कंपनी की लीव पॉलिसी नहीं जाता। लेकिन वेक्टर डीबी में मैं क्या करूंगा, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो मेरे कंपनी की पॉलिसी हो सकती है, या मेरे कंपनी ने कोई हेल्प के लिए कोई वेबसाइट बना के रखी है एचटीएमएल की, जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, मैं वो पूरी की पूरी वेबसाइट, जिसमें 1,000 वेब पेज होंगे, सबको उठा करके एम्बेडिंग फॉर्मेट में वेक्टर डीबी में डाल दूंगा। एक बार का मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और इतना मेहनत कर लिया, उसके बाद अब आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, आपकी जो आउटपुट रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, बहुत ही एक्यूरेट रहेगा, तुरंत आपको मिलेगा। क्योंकि पहले तो वो वेक्टर सर्च करता है, वेक्टर सर्च करने के बाद या तो उसको कभी कभी डाटा बिल्कुल नहीं मिलता है, कभी कभी मिल जाता है, कभी एक्यूरेट डाटा मिल जाता है, कभी एक बार कभी कभी एक्यूरेट के साथ साथ कुछ मिक्स डाटा भी मिल जाता है। तो जो भी वहां से मिलेगा वो हमें एलएलएम को तो भेजना ही पड़ेगा। अब एलएलएम वहां से चेक करके फिर आपको जो रिस्पॉन्स देता है, तो उसकी एक्यूरेसी आपकी ज्यादा हो जाती है। तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको रैक फ्रेमवर्क जो है ये यूज करना है। तो ये चीज को हमेशा याद रखो। यहाँ पर वेक्टर डीबी मैंने समझा दिया, आरएजी भी समझा दिया, थोड़ा सा आगे आएगा तो फिर से बता दूंगा। और ये यहाँ इसलिए बताना क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एम्बेडेड मॉडल की बात हुई थी। ठीक है, एम्बेडेड मॉडल होता है जो एम्बेडिंग को कन्वर्ट करता है। आपका जो इंग्लिश में जो प्रॉम्प्ट आ रहा है, उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए एम्बेडिंग मॉडल होता है। और जब एम्बेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं वेक्टर डीबी के अंदर, डाटाबेस क्वेरी चलाते हैं। इसके बाद देखते हैं क्लाउड बेस्ड एआई सर्विस। तो क्लाउड बेस्ड एआई सर्विस जो है ना, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्लाउड बेस्ड सर्विस, जैसे कि मैं अगर एज्योर यूज कर रहा हूँ, तो ओपन एआई की बहुत सारी सर्विसेज है, जिसका मैं इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे एक सर्विस है वॉइस सर्विस। तो वॉइस सर्विस को मैं वहां जाके एक्टिवेट करूंगा, और उसको अपने एआई चैटबॉट में इंटीग्रेट करूंगा। तो फिर कोई व्यक्ति बोल के भी अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको टाइप करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। फिर इसके बाद आता है मैक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो मैक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एआई मॉडल डिप्लॉयड एज इंडिपेंडेंट सर्विस। यानी अगर जैसे कि मैं बहुत बड़ा एआई चैटबॉट बना रहा हूँ खुद का, तो मैं क्या करूंगा, पीछे मल्टीपल मॉडल डिप्लॉय करूंगा एआई का, एक नहीं मल्टीपल। अभी जो करंट मैंने जो चैटबॉट बनाया, उसमें तो मैंने एक ही मॉडल यूज किया, GPT-5 मिनी। लेकिन हो सकता है कि कुछ मैं ऐसे काम करवा रहा हूँ, जैसे आगे चल के ईआरपी में मुझे मैंने प्लान किया था 12 सब एजेंट और वन मास्टर एजेंट, यानी एजेंटिक एआई का मेरा प्लान था। तो अगर वो एजेंटिक एआई में कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे एजेंट मुझे पीछे डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो तुम्हारा प्रॉम्प्ट आएगा, पहली बार वो मेन एजेंट के पास आएगा, मेन एजेंट उसका इंटेंट को देखेगा, इंटेंट देखने के बाद सब एजेंट को भेजेगा, सब एजेंट उसको पढ़ेगा। उसके बाद हो सकता है वो एलएलएम को कॉल करेगा, एक्चुअल एलएलएम मॉडल को जो है ना, उसको कॉल करेगा, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्स लाके हमारे तक पहुंचाएगा। तो ये मैक्रो सर्विसेज में, मॉडल के लिए मैक्रो सर्विसेज की बात हो रहा है, कि आप अगर एक से ज्यादा मॉडल अगर यूज करते हैं, तो उसको एज ए मैक्रो सर्विसेज ही यूज करना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर। तो इसमें डाटा कलेक्शन फ्रॉम एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन से डाटा कलेक्शन की बात आ रही है, तो डाटा एक्चुअली में कहाँ रहता है, डाटाबेस में रहता है। तो कोई भी एप्लीकेशन होगा बिना डाटाबेस के तो होता नहीं। तो एक्चुअल डाटा जो रहता है वो डाटाबेस में रहता है, तो वहां से भी डाटा को रिट्राइव किया जा सकता है। डाटा सेंड टू द एआई मॉडल। आपके कुछ डाटा को प्रोसेस करने के लिए एआई मॉडल को भेज सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, कि मेरी जो एक एप्लीकेशन है, सपोज ईआरपी का एप्लीकेशन है, उसमें एक मॉड्यूल है फिनांस। और फिनांस मॉड्यूल के डाटा को, जैसे कि मान लो किसी यूजर का 1 ईयर के ट्रांजेक्शन डाटा को मैंने वहां से फैच कर लिया, और फैच करके मैं उसको किसको भेज दिया, एआई मॉडल को भेज दिया। क्यों भेज दिया, या तो एनोमली डिटेक्ट करना है मुझे, कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है तो उसको पता करना है, या मुझे प्रोडक्शन करना है, पिछला पैटर्न को आइडेंटिफाई करके, जो भी काम हो सकता है। बट लेकिन डाटा को मैं एआई मॉडल पे भेज सकता हूँ। फिर मॉडल प्रोसेस द इनपुट। जितना भी इनपुट्स रहेगा, उसको मॉडल क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोडक्शन और आउटपुट जनरेटेड। आपको फाइनल आउटपुट क्या मिलता है, आपको या तो प्रोडक्शन मिलेगा, या उसका आउटपुट मिलेगा, या रिस्पॉन्स मिलेगा। जो भी है आपको वहां से रिटर्न होकर के मिलेगा। एप्लीकेशन यूजेस द रिजल्ट टू परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपका जो है वो एक्शन को परफॉर्म करेगा उस रिजल्ट के ऊपर। जैसे मान लो कि
मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि आई वांट टू क्रिएट वेंडर। अब ये मेरा प्रॉम्प्ट है, आई वांट टू क्रिएट वेंडर, न्यू वेंडर। तो हो सकता है कि वो प्रॉम्प्ट जो है वो रैक फ्रेमवर्क में जाएगा, रैक फ्रेमवर्क से होते हुए वो आपका एलएलएम को कॉल करेगा। एलएलएम से कॉल करने के बाद वहां से रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आने के तुरंत बाद पता चल रहा है कि मेरे पास वेंडर क्रिएट करने का फॉर्म ओपन हो गया, और मैं डायरेक्ट उसमें डाटा भर के वेंडर क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये भी एक मेरे प्रोजेक्ट में ये मैंने प्लान किया हुआ है कि आप अगर कुछ भी बोलते हो, वर्बली बोलते हो या टाइप करके बोलते हो, आपको डायरेक्ट वो पहुंचा देगा उसी पेज पे, पर आप डायरेक्ट काम करो। आपको अगर नहीं पता है कि किस मेनू में जाना है, कहाँ पर वो होगा, आप डायरेक्ट बोल दो वर्बली, वो सीधा फॉर्म फिल के आपके सामने आ जाएगा। तो ये भी सुविधा इसमें अवेलेबल रहती है। तो एआई चैटबॉट एक्चुअली में एक नॉर्मल से लेके बहुत हाई लेवल तक हो सकता है। बहुत बड़ा हाई लेवल का अगर आपको बोलना है, तो जैसे कि ऑलरेडी हम जो यूज कर रहे, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउडे हो गया, ये भी एआई चैटबॉट है। बट इसको हाई लेवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडल एज ए मैक्रो सर्विसेज उसके बैकएंड में लगी हुई है और काम कर रही है। चैलेंजेस इन एआई इंटीग्रेशन। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर एआई इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकता है। पहला बोल रहा है मॉडल परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। तो मॉडल परफॉर्मेंस एक चैलेंज आता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लो कॉस्ट में जा रहे हो, तो लो कॉस्ट में एजूर में आपका जीपीटी 4.1 मिनी है। 4.0 मिनी जो है 28 मार्च को एक्सपायर हो गया। अब उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। अब अगर सबसे लोएस्ट में जाना है तो 4.1 मिनी, ये एलएलएम है। लेकिन ये एलएलएम आपका परफॉर्मेंस डाउन करेगा, एक्यूरेसी डाउन कर देगा, और इसकी स्केलेबिलिटी भी कम होगी। लेकिन सस्ता भी है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति सीखने के लिए अगर चाह रहा है कि मैं एक अपना एआई चैटबॉट बना के देखूं खुद का, प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसे फिर लोएस्ट वाला लेना चाहिए, ताकि उसका ज्यादा कोई पैसा खर्चा ना हो। हाँ, अगर प्रोफेशनल कंपनी के लिए बना रहे हो और आपको एक्यूरेसी दिखाना है ऊपर मैनेजमेंट को, तो फिर आपको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे टॉप का लेना है। सबसे टॉप का तो बहुत ही महंगा पड़ जाता है। एक मीडियम, जैसे कि मैं जीपीटी 5 मिनी लिया हूँ। अब 5 के बाद तो 5.1, 5.2, 5.4 तक भी मार्केट में आ गया है। लेकिन हमारा काम जिसमें हो सकता है, बजट को देख करके और एक्यूरेसी को देख के हमको मॉडल डिसाइड करना पड़ता है। डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये वाला कंसर्न तो रहता ही है। ये एक्चुअली में कंसर्न क्यों बनता है, उसके भी दो तीन रीजन है। एआई को क्या हो गया, सेल्फ लर्नर बनाया गया। जितने भी एआई मॉडल दुनिया में चलते हैं वो सेल्फ लर्नर होते हैं। सेल्फ लर्नर का मतलब है कि वो डाटा को ईट करते हैं, डाटा को खाते हैं, डाटा को कैप्चर करते हैं, और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाते हैं। तो पता चल रहा है कि आप कोई सीक्रेट डाटा डाल रहे हो, कहीं कुछ डाल रहे हो, वो जाके अपने अंदर स्टोर कर रहा है, हो सकता है किसी और को सर्व कर दे। तो ये जो चीज होती है, तो इसमें थोड़ा सा डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का, इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंडेड करता हूँ कि जब भी आप कोडिंग कर रहे हो किसी एआई चैटबॉट पे, क्लाउड पे या को पायलट पे, तो जब भी आप कोड देते हो उसको कॉपी पेस्ट करके या जिप फाइल बना के, तो कोशिश करो कि अगर कोई सीक्रेट्स की वगैरह आपने रखी हुई है, लोकल ऐप सेटिंग में रखी है या एनवायरमेंट वेरिएबल में रखी है, कृपया उसको डिलीट कर दो। वो आप बिल्कुल मत दिया करो, क्योंकि वो वहां चले जाता है, और अगर किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया तो वो हमारा बिल बढ़ा देगा। वो हमारे मॉडल को वो यूज कर लेगा बहुत तेजी से। जब तक हमें पता चलेगा, तब तक वो बिल बन चुका रहेगा काफी भारी भरकम। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है इसमें डाटा प्राइवेसी का और सिक्योरिटी का। इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये भी एक चीज है कि आपका एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उस पे आपको इंटीग्रेट करना है। वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे एग्जांपल, मैं पिछला एआई चैटबॉट जो मैंने 2024 में जो रिलीज किया था, वो मोनोलिथिक एप्लीकेशन में था। मोनोलिथिक एप्लीकेशन में क्या होता है कि एक फ्रंट एंड है, एक सर्विस आपका बैक एंड का है, और एक सिंगल डाटाबेस है। तो वहां पर मैंने सक्सेसफुली इसको डिप्लॉय कर दिया। बट बाद में जब मैं 2026 में जो मैंने अभी नया चालू किया, इसमें मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मेरा अब एप्लीकेशन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब यहाँ पर एआई चैटबॉट बनाना है, तो वो जो वहां पर काम किया था वो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो माइक्रो सर्विसेज में हर मॉड्यूल का सेपरेट डाटाबेस होता है। तो मेरे पास अगर मान लो 20 डाटाबेस है, और मेरे को एआई चैटबॉट के द्वारा उस डाटाबेस से डाटा फैच करना है, तो वो अब आसान नहीं है। पहले तो एक डाटाबेस था, तो उसमें अगर मैं व्यू बना लेता हूँ तो वो किसी भी टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ डाटाबेस ही अलग अलग है।
अलग अलग डाटाबेस में अलग अलग व्यू बनेंगे। तो एआई चैटबॉट को कैसे कम्युनिकेट होगा कि किस डाटाबेस से मुझे कनेक्ट करना है, क्योंकि एक बार में कॉन्टेक्ट जो बनता है किसी एक ही डाटाबेस का बनता है, और एक ही डाटाबेस की क्यूरी रन हो सकती है। तो ये भी मैंने सक्सेसफुली कर लिया माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। बट लेकिन कॉम्प्लेक्स था, मोनोलिथिक से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के एप्लीकेशन या किसी भी कॉम्प्लेक्स जिसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है या कॉम्प्लेक्स है, तो भी थोड़ा सा दिक्कत आता है, कॉम्प्लेक्शन आता है आपको। लेटेंसी एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग, ये थोड़ा सा इशू जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अभी मेरे करंट एक तो जो मैंने मॉडल बनाया है, एआई चैटबॉट बनाया है, उसमें थोड़ा सा लेटेंसी का इशू आ रहा है, क्योंकि वहां पर कॉल भी वैसी हो रही है। यानी कि वो पहले जा करके वेक्टर डीबी को भी सर्च मार रहा है, वो इंटेंट भी पता कर रहा है, इंटेंट पता करने के बाद फिर वो उस कनेक्शन स्ट्रीम को फाइंड कर रहा है, फिर डाटाबेस से कनेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद वो व्यूज वहां से उठा के ला रहा है, उसके बाद क्यूरी जनरेट कर रहा है, फिर वापस डाटाबेस में कनेक्ट करके उसको जो है पूरा रन करके डाटा लेके आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आया है कि मुझे लग रहा है कि कुछ स्लो चल रहा है। स्लो मतलब जो काम मिली सेकंड में होना चाहिए, वो सेकंड्स में जा रहा है, 2 सेकंड 3 सेकंड लग रहा है, जो कि सही नहीं है। तो अभी उसको ऑप्टिमाइज करने में बैठूंगा और उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके वापस में उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाऊंगा। बट लेकिन ये थोड़ी सी इशू आती है जब आप इंटीग्रेट करते हैं कि इसके बाद कंटिन्यूअस मॉडल अपडेट। अब ये एक तो बड़ा चैलेंज वाला काम है। चैलेंज वाला काम इसलिए कि जो पिछला मेरा जो चैटबॉट मैंने रिलीज किया था, उसमें मैंने GPT-4 मिनी यूज किया था। अब जैसे अभी मैंने बताया कि 28 मार्च को वो एक्सपायर हो चुका है। अब GPT-4 मिनी जो है काम करना बंद कर देगा। लेकिन मैंने एक काम अच्छा किया था कि मैंने उसमें 2 मॉडल यूज किया था, और मैंने बनाया था वहां पर फॉल बैक मैकेनिज्म। फॉल बैक मैकेनिज्म क्या होता है कि जब आपका एक मॉडल अगर काम नहीं कर रहा है, तो आपकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली दूसरे मॉडल के पास पहुंच जाती है। तो इसको बोलते हैं फॉल बैक मैकेनिज्म, जिससे आपकी जो अवेलेबिलिटी है एप्लीकेशन की, वो और हाई हो जाती है। तो ये मैंने बना कर रखा था, तो इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता कि अगर वहां पर एक मॉडल काम नहीं कर रहा है तो सेकंड मॉडल है तो वो बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। तो ये दिक्कत है कि जो भी आप मॉडल लोगे वो जिंदगी भर चलेगा या कई सालों तक चलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको बंद कर देता है। लेकिन अगर मान लो नया मॉडल अगर आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो कि जैसे आपने अभी जो है GPT-4.1 यूज किया है और किसी कारण से ये मॉडल बंद हो रहा है, तो आपको GPT-5.0 अगर यूज करना है, तो आपको जो है ना इसका जो एंड पॉइंट है, सीक्रेट की है, ये आपको की वॉल्ट वगैरह में स्टोर करके रखना है, ताकि नए मॉडल का वहां पर रिप्लेस कर दो आपके एंड पॉइंट और उसका जो सीक्रेट की, तो ऑटोमेटिकली उस मॉडल को फॉलो होना चालू हो जाएगा। तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है कि आप एक मॉडल से दूसरे मॉडल में शिफ्ट हो सकते हो, एंड पॉइंट और सीक्रेट चेंज करके। तो उतना बड़ा दिक्कत नहीं होता है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कोड में जाके चेंज करके रीडिप्लॉय करना पड़ जाएगा। सक्सेस ऑफ एआई इंटीग्रेशन। तो अगर मान लो आपको सक्सेसफुल एआई इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या क्या ध्यान देना है। पहला बोल रहा है यूज क्लीन एंड वेल प्रिपेयर्ड डाटा। डाटा आपका जो है क्लीन होना चाहिए। अभी जैसे डाटा अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक वेक्टर डीबी का डाटा मैंने बोला कि आप उसमें पॉलिसी वगैरह उठा के आपने डाल दिया, तो आप जो पॉलिसी उठा के जब उसमें एम्बेडिंग करके डाल रहे हो, तो भी वो डाटा बहुत क्लीन होना चाहिए, उसको डायरेक्ट नहीं डालते। अभी लास्ट टाइम हमने वेबसाइट के एचटीएमएल को चंक बनाए थे। तो चंक बनाने का मतलब ही ये होता है कि वो एक डाटा सेट तैयार कर रहा है जो कि क्लीन है। और जब कंफर्म हो गया कि हमारा डाटा सेट एकदम रेडी हो गया, देन उसके बाद हम लोग वेक्टर डीबी में उसको भेज दिए, उसमें जाके उसको इंसर्ट कर दिए। तो आपका डाटा हमेशा क्लीन होना चाहिए जब भी आप ये काम कर रहे हो। दूसरा है आपका मॉनिटर मॉडल प्ले परफॉर्मेंस रेगुलरली। तो ये मॉनिटर मॉडल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आपने जो मॉडल यूज किया अपने एआई चैटबॉट में, तो जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे, एपीआई हीट जो बढ़ते जाएगी, ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, तो आपका मॉडल परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप अगर मॉडल के ऊपर परफॉर्मेंस लगा कर रखे हो, एजोर मॉनिटर से लगा कर रखे हो या फिर एप्लीकेशन इनसाइट से लगा कर रखे हो, तो वहां आपको दिखाई देगा कि मॉडल की परफॉर्मेंस कितनी चल रही है। अगर ओवरलोड हो रहा है, 80% से ऊपर लोड आ गया उसके ऊपर, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे इसको कुछ तो करना पड़ेगा, या तो लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा, या
एक से ज्यादा मॉडल लगा करके ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और भी बहुत सारे तरीके होते, हमें फिर उसे हैंडल करनी पड़ेगी। यूज स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जैसे रैम और सीपीयू को जनरली बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और स्टोरेज को बोला जाता है। तो अगर मान लो आप एआई चैटबॉट में जो भी चीज यूज कर रहे हो, वो स्केलेबल होना चाहिए। कल की डेट में अगर ट्रैफिक ज्यादा आ गया, तो आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, रैम की, प्रोसेसर की, ताकि वो ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सके। एंश्योर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जब भी इंटीग्रेट कर रहे हो एआई मॉडल को, तो आपका जो सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन आपका होना चाहिए। आपकी पॉलिसी जो है अप्लाई ऐसी होनी चाहिए कि किसी प्रकार का कोई डाटा ब्रीच वगैरह ना हो जाए। जैसे बोलते हैं ना, फिनांस का डाटा रहता है या कुछ रहता है, जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम नोमुरा कंपनी जो इंटरनेशनल या और भी फिनांस की कंपनी है, उधर मैंने बात किया, वहाँ के जो डेवलपर्स मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि हमारा खुद का सर्वर है, हमने खुद के एलएलएम मॉडल डिप्लॉय करके रखे हुए, हम ये एजोर के, एडब्ल्यूएस के और ये एंथ्रोपिक के ये कॉल नहीं करते, क्योंकि अगर हम ये कॉल करेंगे तो हमारा फिनांस का जो सीक्रेट डाटा है, जो हमारी असेट्स है, ये वहां पहुंच जाएगा। तो ये अपने ही एक खुद का सर्वर बना के और उसमें ही काम करते हैं, एआई वगैरह सब उसी में चलता है उनका। तो ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी किसी कंपनी के लिए आप बना रहे हो और एजोर वगैरह में आप एलएलएम वगैरह कॉल कर रहे हो, एडब्ल्यूएस में काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि आप कैसे मेंटेन कर सकते हो सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन को। फिर इसके बाद आपका आता है इम्प्लीमेंट वर्जन कंट्रोल फॉर मॉडल्स। तो मॉडल के भी वर्जन होते हैं अलग अलग, तो ये वर्जन कंट्रोल्स आपको आना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि जैसे जीपीटी 4.1, ये एक्चुअली में वर्जन ही है। तो अलग अलग वर्जन आपके आते रहते हैं, और जैसे वर्जन आते रहते हैं उसके हिसाब से आपको अपग्रेड भी करना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि और ट्रेंड मॉडल आते जाते हैं, जितने लेटेस्ट आएंगे वो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, तो वहां पर ये कैसे काम करेगा। तो अभी मैंने बताया ना, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में मैंने अभी लास्ट एआई चैटबॉट जो बनाया, तो ये माइक्रो सर्विस में बनाया। तो माइक्रो सर्विस में क्या होता है कि जैसे एपीआई गेटवे, क्योंकि बाहर से आपका फ्रंट एंड से अगर रिक्वेस्ट आती है, तो वो पहले कहाँ जाएगी, एपीआई गेटवे में जाएगी। एपीआई गेटवे में क्या होता है कि ये सर्विसेज जुड़ी हुई रहती है, सेल्स सर्विस, एचआर सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस, और हर सर्विस का अपना खुद का डाटाबेस होता है। तो ये डाटाबेस जो है ना, हर सर्विस का है। तो अगर मेरे इसमें जो भी सर्विस बनी हुई है, उसके उतने ही डाटाबेस भी सेपरेट रहते हो। तो इसमें क्या चीज बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट सर्विस है, इंडिपेंडेंट डाटाबेस है, बेटर स्केलेबिलिटी है, इजी मॉड्यूल डेवलपमेंट है। तो ये सब तो ठीक है, आपके एप्लीकेशन के लिए हो गया। लेकिन जब इसमें एआई चैटबॉट को हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो देख लेते हैं, चैलेंज फॉर एआई चैटबॉट। तो यहाँ पर चैलेंज क्या आ गया, सबसे पहला तो ये आ गया मल्टीपल डाटाबेस। अभी मैं बताया था ना, जब मैंने मोनोलिथिक एप्लीकेशन में बनाया था, जब वहाँ एक सिंगल डाटाबेस था, तो वहाँ मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल डाटाबेस है, मल्टीपल स्कीमास है, और डिफरेंट मॉड्यूल है। मॉड्यूल भी करीब 12 या 13, इतने मॉड्यूल्स है, उतने डाटाबेस है, इसके स्कीमास भी डिफरेंट है। तो ये जो है मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब एआई मस्ट डिसाइड। तो एआई क्या काम करेगा, एलएलएम मॉडल क्या काम करेगा, विच मॉड्यूल टू क्यूरी, इसको बोलते हैं इंटेंट पता करना। तो यानी कि जब यूजर प्रॉम्प्ट पे डाला, तो यूजर ने प्रॉम्प्ट पे डाल दिया कि मुझे गुजरात के अंदर के वेंडर की लिस्ट दिखाओ। अब वेंडर की लिस्ट बोल रहा है, तो फिर एआई जो है ये डिसाइड करेगा कि ये किस मॉड्यूल का काम है। अगर उसने डिसाइड कर दिया कि ये सेल्स मॉड्यूल का काम है, तो हमारा इंटेंट पता चल गया, सेल्स। और जैसे पता चला कि सेल्स मॉड्यूल का काम है, तो फिर हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि कौन से डाटाबेस को एक्सेस करना है। तो सेल्स के लिए सेल्स डाटाबेस होगा, तो सेल्स डीबी को एक्सेस करेंगे। फिर उसके बाद ये आइडेंटिफाई करेंगे विच स्कीमा टू यूज। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली में व्यू बनाते हैं। सिक्वल सर्वर में व्यू होता है, और व्यू का नाम होता है, और उसके अंदर जितने कॉलम होते हैं वो सब एआई फ्रेंडली नेम होते हैं। और ये व्यू के डाटा को कलेक्ट करके लिखा जाता है सेल्स मॉड्यूल के अंदर, जितने भी व्यूज है और उसके जितने भी कॉलम नेम है, सबको लेके आ जाता है और वापस एलएलएम मॉडल को देता है। तो एलएलएम मॉडल क्या करता है, टेक्स्ट टू सिक्वल क्यूरी जनरेट करता है, यानी कि सिक्वल की जो क्यूरी होती है ना, सेलेक्ट क्यूरी, वो जनरेट करता है। और फिर से हम डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं,
और वो क्यूरी को एग्जीक्यूट करते और एक्चुअल डाटा लाके यूजर को दिखाते। तो ये काम हो जाता बैकएंड में। तो कॉम्प्लिकेशन क्या आ गया मैक्रो सर्विस के कारण कि मल्टीपल डीबी, मल्टीपल मॉड्यूल, मल्टीपल स्कीमा। तो इसमें काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सिंगल मोनोलिथिक एप्लीकेशन में ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। तो लर्निंग में बनाओगे आप लोग तो मोनोलिथिक में ही बनाओगे तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। मैक्रो सर्विस में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स होगा, बन तो जाता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टेस्टिंग वेस्टिंग प्रॉपर करनी होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम एआई चैटबॉट सर्विस आर्किटेक्चर कि एआई चैटबॉट की जो सर्विस है कैसे काम कर रही है। सबसे पहला आ गया आपका यूजर। यूजर ने क्या किया एआई चैट सर्विस को कॉल किया, यानी कि चैटबॉट में ओपन करके अपना प्रॉम्प्ट डाला। तो सबसे पहला काम क्या हुआ मॉड्यूल डिटेक्टर, यानी इंटेंट पता करना कि भाई ये जो प्रॉम्प्ट आया है ये किस मॉड्यूल से रिलेटेड है। अगर ये पता चल गया कि ये कौन सा मॉड्यूल है, सेल्स है, परचेज है, फिनांस है, फिर उसके बाद स्कीमा प्रोवाइडर। तो वो क्या करता है कि उसका स्कीमा को उठा के लाता है, प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे इसमें क्या हो रहा है कि हम व्यूज में काम कर रहे हैं, तो पूरे व्यूज और उसके कॉलम नेम को लेके आएगा। फिर एलएलएम मॉडल कॉल होगा। एलएलएम मॉडल क्या करेगा यूजर का जो प्रॉम्प्ट है उसके हिसाब से एक सेलेक्ट क्वेरी बनाएगा। लेकिन हम सिस्टम रूल डाल के देंगे कि सेलेक्ट क्वेरी जो बनाओगे उसमें सेम जो व्यू मैं दे रहा हूँ इसी को इस्तेमाल करना है, और उस व्यू के अंदर का जो कॉलम नेम है वही इस्तेमाल करना है, और केवल सेलेक्ट क्वेरी बनाना है। कोई दूसरी क्वेरी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कुछ नहीं बनाना है। तो ये सब रूल बना के हमको भेजने पड़ते हैं। तब जाके वहां से हमको क्या मिलता है सिक्वल की क्यूरी जनरेट होके मिलती है सेलेक्ट क्यूरी। और उसको फिर हम चलाते हैं क्यूरी एग्जीक्यूटर से डाटाबेस में से डाटा फैच करने के लिए। तो फाइनल आपको जो है डाटाबेस से डाटा मिल जाता है। तो ये एक छोटा सा आर्किटेक्चर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। हाँ इसमें एक चीज मिसिंग है, आरएजी रैग। रैग ऑलरेडी मैं बताया हूँ, आगे आएगा रैग के बारे में तो वहां पर और समझा दूंगा। तो रैग तो हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखा जाए आरएजी रैग कहाँ काम करेगा, मॉड्यूल डिटेक्टर, यही है आरएजी। अब ये वर्ड यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मॉड्यूल डिटेक्टर जो हो रहा है यहाँ पर आरएजी कॉल हो जाता है। और आरएजी कॉल होने के बाद और फिर एलएलएम कॉल होता है, और फिर उसके बाद मॉड्यूल पता चलता है, और फिर स्कीमा लिया जाता है, और फिर एलएलएम मॉडल कॉल होता है। यानी कि ये जो एलएलएम मॉडल है ये दो बार कॉल हो रहा है। ये आरएजी के बाद भी आपका एलएलएम कॉल होता है, और फिर ये स्कीमा के बाद सेकंड बार एलएलएम कॉल होता है, और उसके बाद आपका ये सब आगे का प्रोसेस होता है। फिर यहाँ पर आते हैं मॉड्यूल डिटेक्शन। तो मॉड्यूल डिटेक्शन कैसे होता है, तो जैसे मान लो यहाँ पर एक यूजर क्वेश्चन पूछा, शो टॉप 10 कस्टमर बाई रिवेन्यू। कि भाई मुझे 10 कस्टमर जो है टॉप के दिखाओ रिवेन्यू के अकॉर्डिंग। तो एआई क्या डिसाइड कर रहा है कि ये प्रॉम्प्ट का मॉड्यूल क्या है डिटेक्ट करेगा। ये डिटेक्ट करेगा सेल्स, और जैसे सेल्स अगर हमको मिल गया तो हम इसका डाटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग ढूंढेंगे, और कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा तो हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये केवल ये बताया कि जब भी यूजर का प्रॉम्प्ट आएगा सबसे पहला काम होता है मॉड्यूल मॉड्यूल डिटेक्शन, कि पहले आप पता करो कि मॉड्यूल कौन सा है। लेकिन ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ही होगा, याद रखना। अगर आप लोग करोगे मोनोलिथिक में तो इसकी जरूरत नहीं, ये वाला पास हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है इंटेंट इन एन एआई चैटबॉट। तो यहाँ पर जो है आपका इंटेंट देखा जाता है कि जो प्रॉम्प्ट आया है इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है, गोल क्या है बिहाइंड ए यूजर मैसेज। उस यूजर मैसेज को एनालिसिस होता है और उसके पीछे का पर्पस या गोल को आइडेंटिफाई होते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं इंटेंट। तो ये इंटेंट यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई होता है। और इंटेंट डिटेक्शन इज यूजुअली डन बाय यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो कमांड दे रहे हैं या तो टाइप करके इंग्लिश में दे रहे हैं, या कोई भी लैंग्वेज में दे रहे हैं टाइप करके, या फिर वॉइस में दे रहे हैं। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये कुछ भी चीज एलएलएम नहीं समझता है। तो एलएलएम जो चीज समझता है उसको कन्वर्ट करने के लिए एनएलपी यूज होता है। तो एनएलपी क्या करता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है हमारे प्रॉम्प्ट को, हमारा जो क्यूरी है उसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं इंटेंट। जैसे यहाँ पर अगर मैसेज डाला किसी ने व्हाट इज द वेदर टुडे, यानी कि आज का मौसम कैसा होगा, क्या होगा। तो इंटेंट क्या डिटेक्ट हो गया, चेक वेदर। अभी चेक वेदर अगर डिटेक्ट हो गया
तो ये पता चल जाएगा कि पीछे कौन से एलएलएम को ये वाला प्रॉम्प्ट हमें भेजना है जो कि वेदर की इंफॉर्मेशन हमें देगा। जैसे बुक ए फ्लाइट टू दिल्ली, अगर ये किसी ने डाल दिया तो वो इंटेंट पता करेगा कि भाई इसका इंटेंट है फ्लाइट बुकिंग। तो फ्लाइट बुकिंग करना है, तो फ्लाइट बुकिंग करने की जो सर्विस होगी या एजेंट होगा वो अपने आप कॉल हो जाएगा और फ्लाइट बुकिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। शो माई ऑर्डर स्टेटस, तो ऑर्डर स्टेटस का जो इंटेंट है ये डिटेक्ट होगा और इसके एजेंट को हम कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने हेलो लिख करके एंटर कर दिया तो ये ग्रीटिंग कहलाएगा, इसका इंटेंट क्या कहलाएगा, ग्रीटिंग। तो जैसे हम हेलो लिखेंगे तो वो भी क्वेश्चन पूछेगा हाउ आर यू, तो ये ग्रीटिंग इसका इंटेंट डिटेक्ट हो गया। तो जो इंटेंट डिटेक्ट होता है इसके हिसाब से बैकएंड के एलएलएम को कॉल किया जाता है ताकि उसको सही रिस्पॉन्स मिल सके। हाउ इंटेंट वर्क्स इन ए चैटबॉट, थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है कि यूजर सेंड ए मैसेज टू द चैटबॉट, यूजर ने एक मैसेज टाइप किया चैटबॉट में और एंटर कर दिया। सेकंड क्या बोल रहा है, चैटबॉट एनालाइज द नेक्स्ट टेक्स्ट यूजिंग एनएलपी, जैसे मैं बोला था कि एनएलपी यूज होता है और फिर उसका एनालाइज करता है। तो एनएलपी क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है न्यूमेरिक फॉर्मेट में, जो आपके इंग्लिश का टेक्स्ट हो सकता है या किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि सिस्टम आइडेंटिफाई द इंटेंट, यानी कि जो मैसेज आपने दिया है उसका इंटेंट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, द चैटबॉट सेलेक्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स और एक्शन, इंटेंट देखने के बाद फिर वो उसका एक्शन लेता है या जिस एलएलएम के पास हम भेज रहे हैं उसके पास चले जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर आपका इंटेंट ग्रीटिंग है तो हेलो, तो वो तुरंत हाई दे देगा। जैसे आप बोलेंगे इंफॉर्मेशन इंटेंट आस्किंग फॉर डिटेल, यानी कि कोई डिटेल के लिए हो रहा है, तो ये अलग अलग इंटेंट डिटेक्ट हो सकते हैं और ये इंटेंट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं हमारी पाइपलाइन को। अगर तुम्हारा एआई चैटबॉट कॉम्प्लेक्स है तो तुम्हें मल्टीपल इंटेंट पे काम करना होगा। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया था, मेरा क्या था कि मेरे पास बहुत सारे मॉड्यूल थे, हर मॉड्यूल का सेपरेट डाटाबेस था। केवल मुझे ये इंटेंट पता करना था कि यूजर का जो प्रॉम्प्ट है वो किस मॉड्यूल से रिलेटेड है, और मॉड्यूल पता चल गया तो डाटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा, डाटाबेस से कनेक्ट हो पाएगा। तो मेरा तो सिंपल था, लेकिन अगर आप मल्टीपल इंटेंट पे काम कर रहे हो कि अलग अलग इंटेंट आएगा और पीछे अलग अलग एलएलएम सर्विस है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी आपको प्रोसेस को यही करना होगा कि आपको इंटेंट डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो यूजर जैसे अगर मान लो यहाँ पर टाइप करता है कि आई वांट टू ट्रैक माई ऑर्डर, मैं अपने ऑर्डर को देखना चाहता हूँ, तो इंटेंट डिटेक्ट क्या हो गया, ऑर्डर ट्रैकिंग। चैट बोर्ड रिट्राइव ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, वो क्या करेगा, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन लेगा। कहाँ से लेगा, ऑर्डर ऑर्डर के डाटाबेस से लेगा और उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स यूजर को दिखा देगा कि भाई आपका ये है। लेकिन हालांकि ये प्रॉम्प्ट का एक छोटा सा बताया है, इसके अंदर की प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि वो सिक्वल क्यूरी जनरेट करना, क्यूरी को एग्जीक्यूट करना, डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा है। बट ये हाई लेवल का थोड़ा समझाया कि एग्जैक्ट यूजर अगर देख रहा है तो उसे समझ में आएगा उसका काम कैसे चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटेंट वीएस एंटिटी। तो इंटेंट क्या होता है, यूजर गोल्स होता है। जैसे कि मान लो बुक फ्लाइट, और एंटिटी मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिटेल इन द मैसेज, जैसे डेली, टुमारो, इस टाइप का। तो ये दो प्रकार का होता है, इंटेंट और एंटिटी। तो जब भी यूजर अगर कुछ प्रॉम्प्ट डालता है, जैसे बुक ए फ्लाइट टू मुंबई टुमारो, अब यहाँ पर इसने दो चीज आइडेंटिफाई किया, इंटेंट क्या दिखा इसमें कि फ्लाइट बुक करना है, और एंटिटी क्या किया कि कहाँ करना है, मुंबई के लिए, और कब करना है, टुमारो। तो इसने क्या किया, इंटेंट और एंटिटी को चेंज कर दिया। तो अब ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली में अगर एजेंट मॉडल मैंने जोड़ के रखा हुआ है और वो एजेंट मॉडल जो है फ्लाइट की बुकिंग ऑटोमेटिकली करता है, तो उस सिनेरियो में आपका एआई चैटबॉट कैसे काम करेगा वो यहाँ पर बताया जा रहा है।